हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। देखिए, हम लोग जो है आज कंप्यूटर जनरेशन की बारे में सारी जानकारियाँ लेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि कंप्यूटर जनरेशन के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो देखिए, मैंने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जितनी भी जो क्वेश्चंस बन सकते थे और जो उसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो सब मैंने इसमें कवर किए हैं। देखिए, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पहली क्या है, कंप्यूटर जनरेशन की पीढ़ी नंबर 1 है। ये कंप्यूटर पीढ़ी 1 है। ये कब से स्टार्ट हुई थी? देखिए 1942 से 56 तक चली थी। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। देखिए यही चीज़ें जो मेन है वो मैं अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ। किसका इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। देखो डेटा के लिए अगर किया जाएगा तो चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। और क्या था, इनका आकार काफ़ी बड़ा होने के कारण इन्हें पूरे कमरे में पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। ठीक, यहाँ से देखो मेन 3 चीज़ें बनती हैं कि इसकी शुरुआत कब से कब तक थी? 1942 से 56 तक। 1942 से 56 तक। फिर इसमें जो है किस घटक का यूज किया गया था? पहली पीढ़ी में जो है किस तरीके के जो है घटक यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। इसमें जो भंडारण की क्षमता थी वो कैसे यूज की गई थी? वो चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, यहाँ से इतनी चीज़ें बनती हैं। फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत महंगे थे, बहुत अधिक गर्मी कौशन करते थे, जिसकी वजह से उन्हें ठंडा करना बहुत आसान नहीं होता था। उनका भी बहुत कठिन होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए मशीनी भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। देखिए इसमें भी मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जा रहा है। और ये क्या थे? ये आकार में बहुत बड़े थे। कितने? इतने की कमरे की एक आवश्यकता पड़ती थी। और क्या था, इसको ठंडा करना बहुत मुश्किल काम था, मतलब आसान नहीं था। ठीक, और जो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए किसकी? मशीनी भाषा का। हमसे अगर भाषा पूछा जाएगी तो मशीनी भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में काम करते थे। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आगे है कंप्यूटर पीढ़ी। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है वो क्या थी? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर डेटा को पंच कार्ड और कागज़ के डाटा द्वारा डाटा दिया जाता था। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये कंप्यूटर जो थे डाटा को पंच कार्ड और कागज़ के द्वारा डाटा भेजते थे। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह एक समय में एक ही समस्या को हल कर सकते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की गति जो थी वो काफ़ी कम थी, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की एक ये कमी थी। ये भी कह सकते हैं कि वो एक बार में सिर्फ एक समस्या को ही हल कर सकते थे। चलिए फिर देखिए अब इसके लाभ देखिए क्या क्या हैं। क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर पीढ़ी यही आई थी। वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था। इसमें पंच कार्ड पर आधारित थी। डेटा का इनपुट कागज़ और पंच कार्ड से देते थे। अब क्या होता है, अब तो हम लोग पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में इस तरीके के डेटा देते हैं। पहले क्या था, पंच कार्ड और कागज़ पे हमको डेटा दिया जाता था। डेटा जो है चुंबकीय ड्रम का यूज करता था। किसके लिए? स्टोरेज के लिए। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के नुकसान क्या थे? चलिए अब नुकसान देखते हैं इसके। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ये कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही समस्या को हल कर सकते थे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई थी? ये 56 से 65 तक चली थी। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर। ठीक, और ये क्या थे? ट्रांजिस्टर जो थे ये कुशल, तेज तथा कम बिजली की खपत और पहली पीढ़ी की कंप्यूटर की तुलना में अधिक सस्ते और विश्वसनीय थे। यानी कि जो पहली पीढ़ी थी उससे ये ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर थे। इनसे अधिक तेज़ गति से कार्य किया जा सकता था। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है आपसे कि द्वितीय पीढ़ी की स्टार्टिंग कब से कब तक हुई थी? मतलब द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक चली? तो 56 से 65 तक। 1956 से 65 तक। इसमें किस जो है इलेक्ट्रॉनिक घटक का यूज किया गया? तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ये क्या थे? ये फास्ट थे या स्लो थे? तो फास्ट और स्लो तो हम नहीं कह सकते, बस इतना कह सकते हैं कि ये प्रथम पीढ़ी से तेज़ चलते थे और उसकी खपत भी, बिजली की खपत जो थी प्रथम पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा कम थी इसकी। चलिए यह कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तरह ही अधिक गर्मी का उत्सर्जन करते थे। ये भी जो है बहुत गर्मी निकालते थे तथा उनसे ज़्यादा कार्य करने में कुशल थे। जो पहली पीढ़ी थी उससे ज़्यादा कार्य करने में कुशल थे। फिर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी देखिए उसमें क्या है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर की तरह ही अधिक गर्मी का उत्सर्जन करते तो, लेकिन यह उनसे ज़्यादा कार्य करने में कुशल थे। इस जनरेशन में चुंबकीय
प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप की चुंबकीय डिस्क सेकेंडरी भंडारण यानी कि स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हमसे यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसमें सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें भंडारण के लिए क्या यूज किया जाता है, यानी कि स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें चुंबकीय और प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप एंड चुंबकीय डिस्क, इसमें जो भी यूज़ किया जाता था वो चुंबकीय यूज किया था। जैसे चुंबकीय और प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क जो है इसकी सेकेंडरी भंडारण यानी कि स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब आते हैं, देखिए जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, अब इसमें क्या हो गया था, इसमें उसमें हमारे वहाँ पे वो सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझ रहा था। अब क्या था, अब ये कोबोल और फोर्टान के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाग के सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट की गई थी। अब हमसे अगर पूछा जाए कि कोबोल और फोर्टान, ये फोर्टान जो है ये लैंग्वेज किस जनरेशन में स्टार्ट हुई थी, तो हम लोग क्या बताएंगे कि ये सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। ठीक, चलिए फिर इसके लाभ देखते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जो कि हमारे वैक्यूम ट्यूब्स जो थे ज़्यादा स्पीड वाले थे और बिजली कम कंज्यूम करते थे। डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क यूज की गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, फिर और क्या इसके लाभ थे, इसमें जो है कोबोल और फोर्टोन जैसी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया गया। ये क्या थे, ये फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा कुशल थे। इसमें क्या था, इसके नुकसान क्या थे, ये कंप्यूटर भी अधिक गर्मी उत्सर्जित करते थे, बस इसका एक ही यही नुकसान सबसे ज़्यादा था। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है। ठीक, ये तीसरी पीढ़ी कब से कब तक चली, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है 1965 से 75 तक चली। ठीक, ये कब चली, 1965 से 75 तक। फिर जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप, जिसको हम बोलते हैं आईसी चिप। ठीक, देखिए यही क्वेश्चंस मेन होते हैं, जो इसीलिए मैं बार बार अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ कि देखिए पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, अब तीसरी में क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का इस्तेमाल किया जाने लगा। आईसी जो छोटी छोटी काली काली आपके देख रहा होगा, कई जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनमें सब में लग के आती है, इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा था। ऐसी ट्रांजिस्टर प्रतिरोध और कैपिटल को मिलाकर बनाई गई एक ही डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर के आकार को और भी छोटा बनाया जा सकता था। तो यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनसे आकार में काफ़ी छोटे हो गए थे। देखिए इसके और भी चीज़ें बताई जा रही हैं नीचे, क्या है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में क्या क्या बताएगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखिए यहाँ से एक नया क्वेश्चन ये बनता है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो किस पीढ़ी में किया गया, तीसरी पीढ़ी में किया गया। ठीक, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को भी टाइम पर पेश किया गया, यानी कि अभी तक हमारे पास जो था ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ, तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, चलिए फिर क्या था, इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग की अवधारणा को भी पेश किया गया था। इसमें कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की शुरुआत हुई, जैसे फोर्टान, आईवी, पास्कल और बेसिक। ये इतनी ऐसी भाषाएं थीं, ये हमारी जो थी प्रोग्रामिंग भाषा थी, और ये इनकी शुरुआत हुई कब हुई थी। जैसे हमसे पूछा जाए अगर पास्कल जो है लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज ये किस पीढ़ी में बनाया गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड में। ठीक, तो इसमें जो है टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग का काम जो था वो भी हमारा थर्ड जनरेशन में ही स्टार्ट हुआ, ये मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, और इसमें जो है कई उच्च स्तरीय भाषाएं बनाई गई, यानी कि प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी निर्माण इसी में हुआ। इसके लाभ देखते हैं, क्या थे, कंप्यूटर आकार जो है छोटा हो गया था, इसमें आईसी का यूज किया जाने लगा था। फिर उच्च स्तरीय भाषाओं की शुरुआत की गई, जैसे फोर्टान, आईवी, पास्कल इत्यादि जो थी वो इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं की स्टार्टिंग हुई। डेटा इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज किए गए, जो डेटा इनपुट करने के लिए हम लोग जो भी यूज करते थे कीबोर्ड यूज करने लगे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा पेश कर दी गई थी, इसमें कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा थर्ड जनरेशन में ही आ गया था। आउटपुट दिखाने के लिए अब मॉनिटर का भी यूज किया जाने लगा था। ठीक, चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है कि मॉनिटर और कीबोर्ड कब आया था, थर्ड जनरेशन में। चलिए फिर क्या था कि टाइम शेयरिंग
और मल्टी प्रोसेसिंग की जो अवधारणा थी, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग की जो अवधारणा थी वो भी कब आई थी? थर्ड जनरेशन में ही हमारी ये भी आ गई थी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, यानी कि ये कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी थी, फोर्थ जनरेशन, ये कब से है? ये 1975 से 1988 तक चली। ठीक, अब हमसे ये क्वेश्चन अगर उसके टाइम से पूछा जाएगा कि कब से कब तक, तो 75 से 88 है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? प्रोसेसर जिसके लिए हम लोग पूरा एक कमरा इस्तेमाल करते थे प्रोसेसर को कंप्यूटर चलाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, अब वो क्या हो गया, तो इतना छोटा बना दिया गया कि इसलिए उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाने लगा, और जिसमें हज़ारों आईसी को मिलाकर एक सिंगल चिप बना दिया गया। तीसरे में हम लोगों ने आईसी का यूज़ किया, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर क्या था? ये हमारा हज़ारों आईसी से मिलके क्या था, एक सिंगल चिप बनाई गई, जो कि किसकी बनी थी? ये सिलिकॉन की बनी हुई थी। ठीक, तो ये किसकी बनी है? ये सिलिकॉन की, जिसे क्या कहा जाता था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी नाम से भी जाना था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है किसको कहते हैं? तो ये हम लोग आईसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? आईसी को। और ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ठीक, फिर देखते हैं इस पीढ़ी में कंप्यूटर में एक बड़े पैमाने पर VLSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये क्वेश्चन सेट पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, जो हम लोग पेपर कर चुके हैं उसमें कई भी, और जो प्रीवियस ईयर के भी हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि VLSI की शुरुआत कब हुई थी? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुई थी। कब हुई थी? चौथी पीढ़ी के। तो याद रखिएगा, जो VLSI की जो शुरुआत है वो हमारी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुई थी, यानी कि चौथी पीढ़ी में हुई थी या फोर्थ जनरेशन में हुई थी। चलिए अब देखते हैं उसके बारे में और क्या क्या नई चीज़ें हैं। देखिए सन 1971 में इंटेल ने 4004 जीत विकसित किया। इस जनरेशन में एक सिंगल चिप पर सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट को फिट कर दिया गया। तो इसीलिए हमसे कहा जाता है, जब पूछा जाता है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है कौन सा था, तो इंटेल 404 ही तो बताते हैं। तो ये क्या था कि कंपोनेंट को, सारे कंपोनेंट को एक ही चिप पे फिट कर दिया गया था। इस पीढ़ी में रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कौन कौन सी, जैसे C++, डेटा को बेस को भी इस्तेमाल किया गया। देखिए हमें किस किस लैंग्वेज को मिला? C++, और ये इस तरीके की जो हाई लेवल लैंग्वेज थी ये हमको कब मिली? फोर्थ जनरेशन में। देखिए चौथी पीढ़ी जो थी इसकी जो विशेषताएं थी क्या थी? देखिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर, आईसी जो थी, आईसी को अब हम लोगों ने बदल दिया था कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर में। इसमें क्या था? इस पीढ़ी में रियल टाइम प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटर टू ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक, अब टाइम प्रोसेसिंग यानी कि टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें होने लगी थी, तो हम लोगों का टाइम बचने लगा था, चीज़ें को करने में हम लोगों का समय बहुत कम लगने लगा था। इस तरीके की चीज़ें जो हुई। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। उच्च प्रोग्रामिंग भाषा का यूज, अभी तक जो था हम लोगों के पास हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, मशीनी लैंग्वेज का यूज हो रहा था। अब हम लोग किसका यूज करने लगे थे? हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे थे, यानी कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो थी उनका यूज करने लगे थे। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है। फिर इसमें क्या यूज किया गया था? इसमें सिलिकॉन चिप का यूज किया गया था। ठीक, VLSI चिप यूज की गई थी। ये मेन क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये VLSI चिप का इस्तेमाल किया गया था। अधिक पावरफुल कंप्यूटर थे ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो थे ये काफ़ी पावरफुल थे। क्या थे? ये पोर्टेबल भी हो गए थे, जैसे लैपटॉप, पॉमटॉप, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास इसमें आ गई थी। ये क्या कर सकते थे? डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते थे। ठीक, चलिए फिर अब पहुंचते हैं कि जो हमारी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो क्या थे। देखिए पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं, जिनको हम लोग फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, ये 1998 से अब तक चल रही है। ठीक, ये हमारी पाँचवीं पीढ़ी 1998 से लेके अब तक चल रही है, और पाँचवीं पीढ़ी के रूप में एक नई तकनीक से ULIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता था। ठीक, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, जो एक MC चिप में 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया गया है, और ये एक ULIC बनाया गया। अब देखिए कितने चिप MC चिप शामिल हो गए इसमें? 10 लाख। तो आप सोचिए जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें हम लोग हज़ारों शामिल कर रहे थे, यहाँ हम लोग लाखों में पहुँच गए, तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर तो और बढ़ जाएगी।
तो क्या हो जाएगा, देखिए इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, देखिए इस इतनी चिप्स का यूज करने की वजह से देखिए इसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ गया, मोबाइल संचार आ गया, सैटेलाइट आ गया, संचार एंड सिग्नल डेटा प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दिया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो शुरुआत जो की गई है वो इसी की एक तरीके से कह सकते हैं देन है, क्योंकि इसी में देखिए मोबाइल संचार, सैटेलाइट एंड संचार एंड सिग्नल डेटा को स्टार्ट किया गया। चलिए फिर आगे देखते हैं इसने और क्या क्या किया। फिर है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। देखो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में और क्या क्या है वो देखिए, इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जैसे जावा, बीबी एंड डॉट नेट का शुरुआत इस पीढ़ी में हुई। और देखिए ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्हीं की वजह से आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग फ़ोन पहले जावा यूज़ करते थे, अब एंड्रॉयड हो गए, तो ये इन्हीं सब की देन है कि जो हम लोग आज के टाइम में जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो इसी तरीके के फ़ोन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। चलिए फिर कंप्यूटर मशीन के विकास के क्षेत्र में प्रगति के कारण कंप्यूटर बहुत ज़्यादा व्यापक और उपयोगी हो गया। क्योंकि देखिए अब फिर क्या था, इतनी चीज़ें शामिल हो गई और उसके बाद में जब चीज़ें हम लोग अपना कैरी कर सकने लगे, पोर्टेबल हो गया, हम लोग रखने लगे अपने साथ में, तो क्या हो गया कि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा व्यापक और उपयोगी हो गया। अब हम लोगों के पास जहाँ भी जाते थे हम लोग लैपटॉप को ले जा सकते थे, अपने पीसी को ले जा सकते थे, तो स्टोरेज की क्षमता भी ज़्यादा हो गई थी, तो क्या था ये उपयोगी ज़्यादा हो गए। अब हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया जाने लगा। हाँ ठीक है। फिर पाँचवीं पीढ़ी में कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या थी, देखिए ये पोर्टेबल थे, मल्टीटास्किंग थे, यानी कि एक ही कंप्यूटर पे कई लोग काम कर सकते थे। उसमें देखो फोर्थ जनरेशन में VLIC थी, इसमें ULIC है, ULSI, तो ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए फिर क्या था, तेज़ गति में काम करते थे, इसमें तेज़ गति सबसे ज़्यादा गति जो है इसी में है। इंटरनेट यूज करने के लिए डिज़ाइन किया गया, इसमें हम इंटरनेट भी यूज कर सकते थे। ठीक, चलिए तो अब देखिए हम लोगों की यहाँ से क्या है, हम लोगों की सारी जनरेशन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो लगभग इसमें सबको शामिल किया है। ठीक है, अब और देखिए और धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे तो यहाँ से आपने देखा होगा कभी तक जितने सेट पेपर किए हैं हम लोगों ने, उसमें इसी तरीके के आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कई बार हमसे आता है कि VLSI जो है वो किससे रिलेटेड है, किस जनरेशन से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस में किया गया, या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किस तरीके के सर्किट का यूज किया गया, तो आप लोग बता सकते हैं कि उसमें IC सर्किट का यूज किया गया। फिर फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का। फिर फिफ्थ में जो है, फिफ्थ में तो हमारे जो है अल्ट्रा माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे, क्योंकि उस माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों चिपों का इस्तेमाल करके एक चिप बनाई गई थी। इसमें 10 लाख चिपों यानी लाखों चिपों को बना के एक चिप बनाई गई थी। तो ये क्या थे, ये हमारे बाकी कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ कंप्यूटर थे। ठीक, इसमें ULSI चिप का इस्तेमाल किया गया। ये मल्टी प्रोसेसिंग भी थे, पोर्टेबल भी थे, इसमें इंटरनेट भी यूज़ किया जा सकता था और तेज़ गति भी थी। ठीक, चलिए अब देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमारे पेपर्स वगैरह में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है। अब आप लोग बहुत अच्छे से एकदम से बता सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आएगा जवान पे आ जाएगा, कितने थे, 5 जनरेशन। ठीक, चलिए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका यूज किया गया था। देखिए पहली पीढ़ी की बात कर रहा है। अब जिस टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम इसके नीचे का आंसर बिल्कुल हाइड हो जाना चाहिए। आप लोग एक बार में बताना चाहिए कि जो पहली पीढ़ी थी उसमें किसका यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब का। देखिए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। ठीक, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में डेटा किसकी मदद से स्टोर किया गया था, तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जा रहा था, चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए याद करने का जो तरीका होता है वो तरीका यही होता है कि जब हम लोग पीछे उसके थ्योरी पढ़ चुके हैं तो जब क्वेश्चन करें तो भले एक बार आप गलत अटेम्प्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब गलत अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसको सही करने की राह पे पहुंच जाते हैं। अगर आप पहले बार गलत करेंगे तो चांसेस हैं कि अगले बार में आपसे वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार उसको नकल करके या देख के कर लेंगे तो फिर अगले बार वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो इसका नीचे आंसर दे रखा है आप लोग उसके तरफ ध्यान में देखें, सीधे ये देखिए कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें डेटा जो है किसकी मदद से स्टोर किया जाता था, तो चुंबकीय ड्रम की सहायता से स्टोर किया जाता था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा कैसे दिया था। तो देखो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें डेटा हम लोग कैसे देते थे, पंच कार्ड या कागज़ के द्वारा देते थे। तो देखो वही चीज़ लिखी हुई है। तो देखिए मैंने इसीलिए कोशिश ये की है कि जहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले वो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो पहली पीढ़ी की जो अवधि थी क्या थी, 1942 से 56 थी। देखो आप जैसे याद कर पाएँ, 42-56 याद कर लो, 1942 से 1956 याद कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ें आपको सिर्फ
सिर्फ पढ़ाई जा सकती हैं, याद नहीं कराई जा सकती। इसके लिए सिर्फ हम लोगों को अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हमें जल्दी से याद हो जाए और दिमाग में बना रहे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दूसरी पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया? अब दूसरी पीढ़ी की बात आ रही तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब थे, और इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? ट्रांजिस्टर्स का। तो देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर कुशल, तेज़ और बिजली की कम खपत वाले पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक सस्ते और विश्वसनीय थे। इनसे अधिक तेज़ गति से कार्य किया जा सकता था। इसका नुकसान क्या था? ये भी बहुत गर्मी करते थे, ठंडा करना मुश्किल था, जैसा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में थे। ठीक, तो यहाँ से देखिए अभी हम लोगों के 6 क्वेश्चन क्लियर हुए, जिसमें आपने देखा होगा कि आपने जो भी पढ़ा वो लगभग सब कुछ वही मिल रहा है, और यही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इनसे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है जो आपसे ना हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर किया जाता था? इसमें क्या हो गया था? चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क जो है सेकेंडरी भाषा के, या सीधे याद कर लीजिए कि चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का यूज किया जाता था। चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क का यूज किया जाता था। चलिए फिर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या कमी थी? ये भी क्या थे कि जो प्रथम पीढ़ी की तरह ही ये गर्मी बहुत उत्सर्जन करते थे, लेकिन क्या था, कार्य करने में कुशल तो थे, लेकिन गर्मी ये भी बहुत करते थे। इनको भी ठंडा करना थोड़ा सा मुश्किल था। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दूसरी पीढ़ी में कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं की शुरुआत हुई? देखो दूसरी पीढ़ी में क्या था कि जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषाएं थी वो थी जैसे फोर्ट्रान, आईबी, पास्कल। ठीक, ये थी बेसिक, और ये इत्यादि, ये जो थी, जो हमारी जो थी क्या थी, ये इनकी ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। ठीक, चलिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था? तो अब आप लोग यहाँ पे जल्दी से बिना देखे सोचिएगा कि तीसरी पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो देखो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। देखो इंटीग्रेटेड सर्किट एक स्मॉल चिप है जो अर्धचालक सामग्री यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल आमतौर पर सिलिकॉन से बनी होती है। इस छोटी चिप में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड्स एंड रजिस्टर्स को एक तार में यानी कि कंडक्टिव वायर की मदद से जोड़ा जा सकता है। तभी जो थे ये क्या थे, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे आकार में छोटे हो गए थे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, डेटा को कैसे इनपुट करते थे? तो देखिए तीसरी पीढ़ी में डेटा को इनपुट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करने लगे थे? कीबोर्ड का। और वो डेटा इनपुट जो हुआ उसका आउटपुट कहाँ से मिलता था? मॉनिटर से। देखिए वही लिखा है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को किस पीढ़ी ने पेश किया था? ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को किस पीढ़ी ने पेश किया था? तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा तीसरी पीढ़ी में आया था। ये तीसरी पीढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों में कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज किया गया था? देखिए इसमें फोर्ट्रान आ गई थी, आईबी आ गई थी, पास्कल, बेसिक इत्यादि। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हमको मिल गई थी। फिर आता है 15वां नंबर, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? 4th जनरेशन में। उसी में क्या था कि हज़ारों आईसी चिपों से मिला के हमने एक चिप बनाई थी, जिससे पूरे कंप्यूटर को जोड़ दिया था, जिससे माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। तो माइक्रो प्रोसेसर कब? 4थी पीढ़ी में। फिर देखिए VLIC की फुल फॉर्म क्या है? जो VLIC है हमारी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? VLIC की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो है इसकी फुल फॉर्म थी। फिर देखो VLIC था क्या, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये VLIC किससे रिलेटेड है, किस पीढ़ी से रिलेटेड, इस तरीके से। तो देखो क्या हो जाएगा, VLIC क्या होती है? कंप्यूटर की 4थी पीढ़ी में हज़ारों आईसीओ को मिलाकर एक सिंगल चिप बनाया गया था, जो सिलिकॉन पर बनाई गई थी। किस पे बनाई गई थी?
ये सिलिकॉन पर, जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता था। यही VLSI थी, VLSI थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में रियल टाइम प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि टू ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ये कौन सी पीढ़ी थी? ये हमारी चौथी पीढ़ी थी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ULSI की फुल फॉर्म क्या है। देखिए ULSI से क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए ये VLSI और ULSI, याद रखना है कि VLSI जो हमारी 4th जनरेशन थी, ULSI हमारी कब थी? ये हमारी 5th जनरेशन जो इस टाइम पे चल रही है। ठीक, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की क्या व्यवस्था थी, विशेषता थी? तो देखिए क्या हुआ था, इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, मोबाइल संचार और सैटेलाइट संचार सिग्नल डेटा का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया था। देखिए हमसे ये सारी चीज़ें नहीं, ज़्यादातर मोबाइल और सैटेलाइट पूछा जाता है कि ये किस पीढ़ी की वजह से स्टार्ट हुआ था। तो हमारा 5वीं पीढ़ी की वजह से ये स्टार्ट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कौन सी उच्च स्तरीय भाषाओं की शुरुआत हुई? देखो जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी थी, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी? वो कौन कौन सी थी? जैसे जावा थी, VB थी, ठीक, और .NET थी, C थी, C++ थी। ये इस तरीके की लैंग्वेजेस जो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये हमारी कब स्टार्ट हुई थी? ये हमारी 5वीं भाषा की, यानी कि 5वीं जनरेशन में स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए अब यहाँ से 21 क्वेश्चन जो आपको मैंने कराए हैं, ये लगभग वो सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में किसी अदर लैंग्वेजेस में, यानी कि ये कह सकते हैं किसी अलग तरीके से इसकी भाषा को घुमा के हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन लगभग हमसे यही बनते हैं। देखिए जनरेशन में जितने क्वेश्चंस बनने थे वो इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ से कितने कितने जनरेशन के बन सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरी चीज़ पे कि अगर हमारे पास जनरेशन में यहाँ से अगर इतने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अगर कोई और क्वेश्चन बनेगा तो वो देखिए पेपर में कहीं ना कहीं सेट पेपर में आ जाएगा, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। अभी आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 20 क्या लगभग हम लोगों के पास 10 सेट पेपर हो चुके हैं, अलग अलग कोई लैंग्वेज, कोई हमारे जो है उसके तरीके से हो चुके हैं कि हम लोगों ने चैप्टर वाइज किए हैं और कुछ हम लोगों ने सेट पेपर के रूप में किए। तो जो हम लोगों ने अभी तक सेट पेपर 10 सेट पेपर किए हैं, उनमें अभी तक देखिए जनरेशन से लगभग यही क्वेश्चन आए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं गया। तो आपके पास अब आपको क्या क्या मिल चुका है? देखिए फुल फॉर्म आपके पास है, ठीक है, ये फुल फॉर्म का वीडियो आपके पास है। अब ये जनरेशंस का भी जनरेशन का भी वीडियो आपके पास है। अब आपके पास बचता है शॉर्टकट कीज़। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ भी मेरे पास अवेलेबल हैं। अब मैं उसका वीडियो भी आपको दे दूंगा। तो आपके पास कंप्यूटर में जो भी आपके जनरेशन से, शॉर्टकट कीज से और फुल फॉर्म से आपको ये लगभग 6 क्वेश्चन मिलने थे। ये देखिए 6 क्वेश्चन मैंने आपके तैयार करा दिए हैं। अब आपके ये 6 क्वेश्चन अगर 20 में मिल जाते हैं तो आपके पास बचे कितने? आपको 14 क्वेश्चन ही चाहिए। कितने में? 44 में। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या 44 में 14 क्वेश्चन हम लोग सेट पेपर के माध्यम से रोज़ अगर सेट पेपर एक सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग उसमें से 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते? तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप लोग रोज़ के रोज़, जब भी मैं सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो जैसे ही वो पब्लिक होता है आप लोग उस पर जाके देखिए और अपने बारे में ज़रूर बताइए कि हाँ यहाँ पे मैंने आज 42 क्वेश्चन किए तो मेरे इसमें 10 गलत हो गए, या मैंने आज 12 क्वेश्चन किए, 15 किए, 20 किए, 50 किए। जितने भी क्वेश्चन आप लोग कीजिए वो आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके सामने एक कॉम्पिटिशन फील्ड खुलेगी। जैसे मैंने अभी तक देखा है कि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ तो उस वीडियो पे लड़की है, उसका शायद रूपाली सक्सेना नाम है, और वो जो है मैडम रोज़ के रोज़ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं और उसके बाद बताती भी आके हैं कि आज मेरे इतने नंबर बने, आज मेरे इतने नंबर बने। तो देखिए उससे कुछ नहीं होगा। क्या होगा कि वो अपने नंबर जब जाहिर करती हैं तो एक कंपटीशन बनता है। जब तक आप लोग ऐसे नंबर लेके नहीं आएंगे, आपको खुद में अंदाज़ा नहीं होगा कि हम लोग किस फील्ड में कहाँ पे कितनी दूरी पे खड़े हैं। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम लोग खड़े कहाँ पे हैं। जब तक हमको ये नहीं पता है हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।